तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो है इतिहास NCERT 11 का पार्ट सेकंड। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यानी कि मानव के विकास क्रम कहाँ से शुरू हुआ, तो 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पहले तक में खोजा जा सकता है। तो देखिए, इतना लंबा वर्ष को पढ़ना बहुत कठिन है और कल्पना करना तक कठिन है। ठीक है, तो अगर आप अपने किताब को यानी कि एक पन्ने को 10,000 वर्षों के बराबर मान लें, ठीक है, तो 10 पृष्ठ में क्या हो जाएगा, 1 लाख वर्ष के बराबर हो जाएगा और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्ष के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3,600 पृष्ठों की कल्पना करनी होगी। तो यह समय था कि जब एशिया, तो ये मतलब उस दौर की बात है कि 360 से 340 लाख वर्ष के पूर्व की स्थिति ऐसी थी कि एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। ठीक है, उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनैड कहते हैं। तो इसी में से देखिए, प्राइमेट का उप समूह पैदा हुआ 240 लाख साल पहले। ठीक है, प्राइमेट श्रेणी का एक उप समूह जिसको होमिनॉइड कहते हैं। इस उप समूह में वानर यानी एप शामिल थे और इसी को उप समूह को जो है वानर एप शामिल थे, इसको जो है कहा जा रहा है। ठीक है, और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनॉइड प्राणियों का अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। यानी कि होमिनॉइड से फिर आगे प्रोग्रेस हुआ तो होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो है इसका साक्ष्य मिलता है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक बहुत बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। तो प्राइमेट एक स्तनपायी प्राणी, स्तनपायी समझ लेना, स्तनपायी जो जन्म देता है और दूध पिलाकर के परवरिश करता है। तो प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। यानी कि प्राइमेट के एक उप समूह है, स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े उप समूह है। इस प्राइमेट उप समूह वानर, लंगूर और मानव शामिल है। तो इसमें उप समूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। ठीक है, उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माँ का गर्भ निकलता है। मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती हैं। अब प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। ठीक है, तो होमिनिड और होमिनॉइड उप समूह से विकसित हुई है। ठीक है, होमिनिड जो है वो होमिनॉइड के उप समूह से विकसित हुई है और उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। तो होमिनॉइड का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे, यानी कि चार पैरों के बल पर चलते थे। होमिनॉइड का मस्तिष्क जो है होमिनिडों की तुलना में छोटा है, यानी कि होमिनॉइड जो है होमिनिड से कम विकसित है। ठीक है, चौपाई की तरह थे, 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। ठीक है, होमिनॉइड होमिनिड से कुछ डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हिस्सा पैरों, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, होमिनिड। ठीक है, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। यानी कि होमिनिड जो था, होमिनिड ये अपने हाथों की सहायता से औजार बना सकते थे। और हमने अब अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजार, उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। तो 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। तो पहला तो ये कि अफ्रीकी वानर एप का समूह होमिनिडो बहुत से गहराई से जुड़ा है। और दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं। ठीक है, तो पहली बात तो है कि होमिनिड के जो हमें जो जीवाश्म मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो मिले हमको अफ्रीका में मिला है। और दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष अधिक पुराने नहीं है। यानी कि होमिनॉइड जीवाश्म जो हमें पाया गया
ये 56 लाख वर्ष पूर्व पुराना है, और बाकी जितने भी जगह पर पाया गया अफ्रीका को छोड़ करके, तो 18 लाख वर्ष पुराने से अधिक समय का नहीं है। ठीक है, तो हाथ का क्रमिक विकास कैसे कहा जाता है कि जैसे कि आकृति, यहाँ पर पिक्चर है, आकृति चिंपैंजी को ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। आकृति होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, और आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ के पहले ही हुआ होगा, यानी कि जब ये होमिनॉइड जब सूक्ष्म पकड़ से पहले, यानी कि उनका सशक्त पकड़ होगा, यानी कि सूक्ष्म पकड़ से पहले उनका विकास से पहले उनके पास जो है सशक्त पकड़, मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए आप जैसे पूरा पकड़ लेते हैं तो उसको कहा जाता है सशक्त। ठीक है, तो सूक्ष्म मतलब बिल्कुल बारीकी से कोई चीज़ पकड़ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ। ठीक है, चिंपैंजी को ठीक पकड़ की तुलना में मनुष्य के हाथों की ठीक और सूक्ष्म पकड़ से कीजिए उन कामों की सूची बनाई जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको सूची बनाना है कि सूक्ष्म पकड़ और जो सशक्त पकड़ आप जो पकड़ते हैं, किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। तो होमिनिडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं, और इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्रणाली शामिल है। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं। मस्तिष्क बड़ा, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और इसका इस्तेमाल कर सकता था। तो होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। ठीक है, तो जीनस ये होता है जिससे कि चीज़ें ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनमें 2 महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ठीक है, इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़ों के और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। तो कुछ उसमें कुछ डिफरेंसेस है, किसी के मस्तिष्क के आकार में, जबड़ों के यानी कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस है, तो उसी में अंतर पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमिनिड के बीच में। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आकार बड़ा है, होमो से बड़ा है, जब जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग होता है। तो जीनस का मतलब होता है वंश, यानी कि आप वंश समझिए कि जो ट्रांसफ़र होता है, जो कैरेक्टर है वो भी जीनस में आ जाता है, और जो कि 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन जाता है। तो होमिनिड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती है। होमिनिडों का विकास और निर्भरता की अवधि, यानी कि देखिए ये सब इमेजिनेशन है, आप इसको 100% ट्रुथ नहीं कह सकते। होमिनिड के बारे में तो हम पहले ये तो कल्पना कर रहे कि इंसान जो है जानवरों के रूप में जो है डेवलप हुआ है, और इंसान जो है पूरी तरीके से मानव नहीं था। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो पहले जो है होमिनिड था, और वो जो है बंदरों की जाति से बिलोंग करता था, और फिर जो है कई लाख साल जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई, और फिर उसके बाद जो है फिर आगे आप देखेंगे कि होमिनिड बंदरों से कई तरह भिन्न होती है। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती है। होमिनिड के विकास और निर्भरता की अवधि जो अधिक लंबी होती है। तो ये कहा जा रहा है कि होमिनिड बंदरों से बड़ा है। तो ये इमेजिनेशन है, ठीक है, इसको 100% आप नहीं कह सकते। तो यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका के ओल्ड वे गोर्ज रिफ्ट घाटी का है, जो इन इलाकों में से एक जहाँ के आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हमें पाए गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ इस बात की है कि उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट आगे जो डेवलपमेंट जो पता चलेगा, कुछ और भी कुछ डिफरेंस जो है आगे चल करके देख सकते हैं कि कुछ जो अभी हमें मालूमात है वो कल होके बदल सकता है। ठीक है, तो 100% इसको वैसे ही नहीं माने जा सकते कि पहले इंसान जो है बंदरों के रूप में था, चिंपैंजी की तरह, फिर उसके बाद जिसके पूंछ नहीं थे और धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ। तो इसको 100% जो डार्विन का भी जो किताब लिखा गया था, द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, अभी तक ये प्रमाणित पूरी तरीके से नहीं है, ऐसा उसी फील्ड के जो बड़े वैज्ञानिक है उन्हीं का मानना है। तो दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिक के द्वारा नाम दिए गए हैं। तो जितने भी देखिए नाम जो जितने भी दिए गए हैं, तो नाम पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये नाम बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है कि लातीनी भाषा में इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं।
तो लैटिन जो है यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने, जैसे कि उदाहरण के लिए ऑस्ट्रोलोपिथिकस नाम लाटिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी, ठीक है। देखिए थोड़ा पढ़ने में कठिन होता है लेकिन मतलब बिल्कुल सिंपल होता है। ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिण, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर, यानी कि दक्षिणी वानर। सीधा सीधी कहा जा रहा है कि इंसान को दक्षिणी वानर यानी कि उसके जो साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए वो दक्षिणी वानर दक्षिण के इलाके में हमें प्राप्त हुए हैं, और फिर उसी से जो है मानव कर्म विकास हुआ है। तो यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी ऐप वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। तो जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे होकर खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आग के वस्तु का लंबा होना, आदर पैरों के हड्डियों का बड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमरदार होना। तो कुछ वानरों से कुछ डिफरेंसेस था, कुछ चीज़ें जो है जो कुछ डेवलपमेंट कही जा रही है कि वो डेवलपमेंट बढ़ रहा था, चीज़ें बढ़ रही थी, सुधार हो रही थी। अब कैसे सुधार हो रही थी वो आगे पढ़ेंगे। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। देखिए ये बात है, यानी कि वृद्धि हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो ये बताया जा रहा है कि जब मानव शिकार के लिए जब औजार बनाने का निर्माण करता गया तो औजार बनाने के दरमियान में उसके हाथों के जो अभ्यास है, कंटिन्यूटी, जो एक चीज़ करते 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 फिर उसमें सुधार होना शुरू हो गया, ये बातें कही जा रही है। और फिर पैदल चलना, फिर शिकार का पीछा करना और दौड़ना, तो इसके वजह से पैरों के जो है लक्षण में विकास होता गया, तो ये बातें कही जा रही है। तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस ओल्डविक गॉच की खोज 17 जुलाई 1959, मतलब ऑस्ट्रोलोपिथेकस दक्षिणी वानर की खोज जो है 17 जुलाई 1959 को किया गया और सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। तो लेकिन आगे चलकर ये ओल्डवे नाम मेरी और लुइस लिकी के साथ गहराई से जुड़ गया। तो जिन्होंने यहाँ पर 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया है। मेरी लिकी ने ही ओल्डवे और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। तो लुइस लुकी ने अपने इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार, मतलब इस चीज़ की खोज 1959 में हुई, हमको पता चला, और इसको खोज करने वाले जो है लुइस लिकी जो थे, और ये 40 वर्ष तक जो है एक जगह पर अपना जो है रिसर्च का काम कर रहे थे, और फिर एक दिन इनको ये चीज़ें जो है प्राप्त हुई है। क्या है वो स्टोरी के शक्ल में बताया जा रहा है कि एक दिन जब सवेरे उठा तो सिर में दर्द, उसका बुखार महसूस हो रहा था। अच्छा, इच्छा तो नहीं थी कि मुझे शिविर में रहना चाहिए, चूँकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना ज़रूरी हो गया। यानी कि ये कह रहे कि हमारी तबीयत ख़राब थी, हमारी वाइफ को जो है काम पर जाना था, तो हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मैरी अपने 2 कुत्तों और सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी, मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेज़ी से शिविर की ओर आ रही थी, मतलब शिविर जहाँ पर ये लोग रुके थे उसको शिविर कह रहे, ठीक है। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया, मुझे लगा कि मेरे किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया, मतलब इनको औंगा रही थी, थकावट था, तबीयत ख़राब थी इनको, तो इनको लग रहा था जब शिविर की तरफ, यानी कि इनके जहाँ पर ये ठहरे हुए थे वहाँ पर कोई रोवर की आवाज़ आ रही थी कि, तो इनको लगा कि जो है मैरी को बिच्छू ने काट लिया है, ये कल्पना कर रहे। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे अथवा किसी सांप ने डस लिया जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। तो लैंड रोवर की गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मैरी की आवाज़ सुनी, वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया। तो वो कह रही थी कि मैंने उसे पा लिया। क्या पा लिया? जब मैं अभी सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था, मैंने उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? तो क्या पा लिया? क्या चोट खा बैठी? मैरी ने कहा उसी को, बस उस आदमी को। यानी कि ये इस तरीके से 1959 में इन्होंने उस आदमी यानी कि मानव के प्रजाति को, जो कहा जा रहा है कि बहुत पुराना लाखों वर्ष पूर्व का जो है उस चीज़ को पा लिया गया, यानी कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो अभी हमने पढ़ा था। तो आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। अब जितने भी हमें जीवाश्म में पाए गए हैं मानव के, उसको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग समय काल को पहचान करके उसको विभाजित कर दिया गया है। तो उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार
और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया, यानी कि जिस जिस प्रकार का जो जीवाश्म के कैरेक्टर पाए गए हैं उसी हिसाब से जो इसको बांट दिया गया है। तो यानी वंचित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होगी। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी बॉक्स विशेष और इंगित और निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर है जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता, तो लक्षण के हिसाब से जो है उनको जो जीवाश्मों को मिला उसको बांट दिया गया। तो जैसे कि 2 पैरों के पर खड़े होकर चलने की क्षमता, तो हाथ बच्चों या चीज़ों को उठा कर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और जो हाथ का इस्तेमाल बढ़ता गया तो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता भी बढ़ती गई। यानी कि जिस पार्ट्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया फिर वो उसमें जो है डेवलपमेंट जो है होता चला गया। तो ये बातें कही जा रही है। इससे विभिन्न प्रकार के कामों के करने के लिए हाथ का स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा का खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेटोली यानी कि 2 पैरों पर चलना मुश्किल होता है जबकि 4 पैरों पर ईजी होता है। तो ये बात कही जा रही है कि कुछ चीज़ों में आसानी हुई, लेकिन चूँकि शिकार करना ये चीज़ कहा जा रही है कि 4 पैरों पर मुश्किल ईजी था, लेकिन 2 पैरों पर मुश्किल हुआ। लेटोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्मों और हादार इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है कि तत्काल मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। यानी कि जो इथोपिया में जो प्राप्त हुए जो जीवाश्म हड्डियों के कुछ जीवाश्म, तो इससे तो पता चला कि ये अब उस दौर में जो इथोपिया के जो जीवाश्म थे उससे मानव 2 पैर पर चलना शुरू हो गया। यानी कि इससे पहले वो 4 पैर पर चल रहे थे, ठीक है। दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात की जा रही है, दक्षिणी वानर लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमच्छादन हिमयुग, ठीक है, कहा जा रहा है कि 25 लाख साल पहले हिमयुग का प्रारंभ है। हिमयुग समझ रहे, जब पूरे वर्ल्ड में जो है बर्फ़ ही बर्फ़ था और जो है हर तरफ जो है हिम थी, उसी को हिमयुग कहा जा रहा है, ठीक है। जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ़ से ढके गए थे, जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति बड़े बड़े परिवर्तन में आए, तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने की आदि थे धीरे धीरे लुप्त हो गई। उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियों आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। तो जो प्रजातियां थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तापमान बदलने के बाद, सिचुएशन बदलने के बाद हिमयुग में जो है इनका लुप्त हो गया, और फिर क्या हुआ कि इनके जगह पर दूसरी प्रजातियां आ गई जो आराम से ज़मीन पर, सूखे ज़मीन पर रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, ठीक है। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। वैज्ञानिक ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों के अनेक विशेषताएं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं, और इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस, ठीक है, औजार बनाने वाले, तो जीवाश्मों को बांटा गया है कई लक्षण के हिसाब से। तो होमो हैबिलिस औजार बनाने वाला, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैर के बल चलने वाला, होमो सेपियंस चिंतनशील मनुष्य। तो 3 कैटेगरी में यहाँ बांटा गया। तो एक 4 और भी है, होमो हैबिलिस, ठीक है। तो जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया और ओल्डवाई गॉर्ज से प्राप्त किए गए होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। तो जो होमो हैबिलिस की बात की जा रही है, होमो हैबिलिस इथोपिया में पाया गया, ठीक है। ओल्डवाई गॉर्ज से प्राप्त किए गए होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में पाया गया था। दोनों एशिया, अफ्रीका और एशिया यहाँ पर भी पाए गए, दोनों महाद्वीपों में पाए गए। तो ये चीज़ें जो पाई गई है। तो याथी ओबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोल, जुकोर्तो और संजीरन जावा एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में परवर्ती काल, इसलिए यह भी अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका के चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्व एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले के हैं। ये प्रजातियाँ लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। तो देखिए, ज़्यादा इसमें उलझने की बात नहीं है। तो ये जो जीवाश्म जो पाए गए हैं, होमो हैबिलिस जो इथोपिया में पाया गया था, तो ऐसे ही मिलता जुलता जो है अफ्रीका में पाया गया है, इंडोनेशिया जावा में भी पाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है और एशिया में भी पाया गया है। तो 20 से 15 लाख वर्ष पहले के है, और ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। यानी कि अभी इसके बारे में जो प्रजातियां जो पाई गई इथोपिया में, ये काफ़ी जगहों पर पाया गया, और ये तकरीबन आज से तकरीबन 10 लाख वर्ष पहले तक ये जीवित रही थी, ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाया गया, यानी कि जो जीवाश्म जिस स्थान पर प्राप्त हुए उसी स्थान से मिलता जुलता नाम जीवाश्म को रख दिया गया। जैसे जर्मनी में जो पाया गया था, कहाँ पर, हाइडलबर्ग में, तो उस जीवाश्म को नाम रख दिया गया होमो हाइडल, ठीक है, बर्गेसिस। तो जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को क्या किया, होमो निएंडरथैलेंसिस।
को श्रेणी में रखा गया। तो ये जो इजी से समझिए कि जिस जीवाश्म को जिस स्थान पर पाया गया उसी जगह का स्थान के नाम से जुड़ करके उसको रख गया। तो यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म को हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस, ये दोनों होमो सैपियंस यानी कि ये दोनों जो जीवाश्म है जो हमें जर्मनी में पाया गया हाइडेलबर्गेसिस और दोनों होमो निएंडरथैलेसिस, ये दोनों जो है होमो सैपियंस से है यानी कि मानव चिंतनशील प्रजाति से है। और हाइडेलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूरी तक फैले हुए थे। ठीक है, 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व यानी कि जो जर्मनी में जो पाया गया जीवाश्म वो फैला हुआ था 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक, दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका में पाया गया, एशिया में पाया गया, यूरोप में पाया गया। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से लेकर के 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप और पश्चिमी मध्य एशिया में रहा करते थे। तो अब यहाँ पर जो है धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं। जो मानव की जो चिंताशील मानव निएंडरथल मानव 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया मध्य एशिया में रहा करते थे। ये भी एक बात कही जा रही है। तो पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए और फिर ये भी जो है 35,000 वर्ष पहले जो है विलुप्त हो गए। तो सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस समझ में आ रहा होगा यानी कि दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था। इसका तुलना में ये होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। पृष्ठ 10 चित्र देखिए तो ठीक है, यहाँ चित्र नहीं है। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में विभिन्नता का संबंध था। तो अब जो जबड़ों में जो और उनके स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग जो देखा गया, फिर उससे खान पान के विभिन्नता को रूप में जो है देखा जाता है। तो विश्व के मानचित्र पर उपरोक्त सारणी दिए गए परिवर्तन को दर्शाइए। 4 समय कोष्ठों के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए। महाद्वीपों की सूची का ये बताइए को और कहाँ एक रंग हो, कहाँ 2 रंग हो। तो ये चीज़ें कही जा रही है कि उस जगह को दर्शाइए जहाँ पर जो जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, तो यह बात कही जा रही है। तो इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न में बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर 2 मत प्रचलित हुए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनमें से पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, यानी कि एक कहा जाता है कि क्षेत्रीय निरंतरता कि एक जगह से जो है मानव की उत्पत्ति हुई है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी कि इस उत्पत्ति एक जगह से हुई है, फिर वही एक जगह से चारों ओर अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, तो ये फैल गई है। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है। दूसरा मत है रिप्लेसमेंट मॉडल। इसका समर्थन करता है कि फिर ये हर जगह पर अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग तरीके से उत्पत्ति हुई है। तो जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ, यह तक वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों को क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ है। तो कंटिन्यूटी मॉडल यानी कि सारी जगहों से जो है कुछ ना कुछ जो है ये चीज़ें चल रही थी। और रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि एक ही जगह से जो है मानव की उत्पत्ति का चरण जो आगे बढ़ा और फिर उसके बाद वही चारों ओर फैल गया। तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया गया है। तो यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नता पर आधारित है। इन दृष्टिकोण के समर्थन बनने वालों के लिए अनुसार ये उपयुक्त असमानता है एक ही क्षेत्र में पहले में रहते हुए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्नताओं के कारण है। यानी कि एक बात कही जा रही है कि कंटिन्यूटी मॉडल, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो है ये चीज़ें जो है विकसित हुई है। मानव जो है वानर से जो है इंसान के रूप में डेवलपमेंट हुआ है। और एक दूसरी बात की जा रही है कि रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि एक ही जगह से उत्पत्ति होकर मानव फिर चारों जगह पर फैल गया, ये बात कही जा रही है। तो प्रतिस्थापन क्षेत्र निरंतरता 2 बात है। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वो कहीं भी थे बदल गए हैं या उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि उनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उन्हें पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। तो रिप्लेसमेंट मॉडल में यही बात कही जा रही है कि एक ही स्थान से मानव की उत्पत्ति हुई है और फिर वहीं से फैल गया है। दो बातें यहाँ पर है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। मानव की उत्पत्ति के बारे में जो विचार है, कई सारे विचार है, लेकिन 2 विचार जो है सबसे ज़्यादा
कह ले कि इसको एक्सेप्ट किया गया है। एक है कंटिन्यूटी मॉडल कि मानव की उत्पत्ति हर जगह से शुरू हुई है, कहीं अफ्रीका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, लैटिन अमेरिका से भी, साउथ अमेरिका से भी, नॉर्थ अमेरिका से भी, यानी कि हर एक कंटिनेंट से जो है ये उत्पत्ति जो है कंटिन्यूटी मॉडल के हिसाब से जो है शुरू हो गई। एक बात ये कही जाती है। दूसरी बात रिप्लेसमेंट मॉडल से कही जाती है कि रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि एक स्थान पर मानव की उत्पत्ति हुई, फिर वहाँ से मानव चारों ओर जो है फैल गया है, तो ये बात कही जा रही है। प्रतिस्थापन, क्षेत्रीय निरंतरता, तो ये दोनों की बात में ये दोनों जो है इस बात को जो है स्वीकार किया गया है, ये बातें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ इन दोनों की ज़्यादा है। तो आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके कैसे थे? तो अब तक हम आदि मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार कर रहे थे और देख रहे थे कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार। तो अभी तक तो हम मानव के जो अवशेष जो प्राप्त हुए अलग अलग जगह पर, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे कि फिर उससे मानव की किस तरीके से उत्पत्ति हुई होगी, किस तरीके से मानव का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव कैसे गुजर बसर करता था, किन चीज़ों के बलबूते जो है वो अपने को परवरिश किया करता था। तो आदिकालीन मानव कई तरीके से अपना भोजन जुटाते थे, गैदरिंग करके, शिकार करके, स्कैवेंजिंग, मछली पकड़ना, चीज़ों को जो है स्कैवेंजिंग जो मुर्दार है, संग्रहण की क्रिया, पेड़ पौधों से मिलने खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियाँ, बैर, फल, कंदमूल इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें शामिल है। और संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्म दुर्लभ ही है। तो पौधों के जीवाश्म में दुर्लभ इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं पाते हैं, ये जो है लुप्त हो जाते हैं, जो है गैस बन करके या फिर मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाते हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में तो वही बात कही जा रही जो हमने कहा कि पौधों के साक्ष्य इसलिए बहुत कम मिलते हैं कि उनका वजूद में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि वो विलुप्त हो जाते हैं, वो फिर जो है कार्बनिक हो जाती है, यौगिक हो जाता है। तो अब मार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ज़्यादा वो शिकार किया करते होंगे। पेड़ पौधे, कंदमूले, ये सब बीज, ये सब चीज़ें तो खाते होंगे अवश्य ही, लेकिन इसके अलावा शिकार के साक्ष्य हमें कुछ ज़्यादा ही प्राप्त होते हैं। और आज भी जो है इसका अंदाज़ा हम उन लोगों को देख करके लगा सकते हो जंगलों में जो रहते हैं। ठीक है। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अब मार्जन, रसदखोरी यानी कि फॉरिंग के द्वारा जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुरच कर निकालने लगे, जब मानव अपने आप मर जाती है होने के लिए। तो इसके वैज्ञानिक समय रहना, तो उन जानवरों को, उन चीज़ों को ये लोग खाने लगे थे जो मुर्दार, जो किसी कहीं पर कोई मरा पड़ा, कोई ऐसी कोई भी चीज़, कोई मांसाहारी जानवर, तो उसको भी ये लोग खाने लगे थे। यह भी इतना ही संभव है पूर्व होमिनिड छोटे और स्तनपायी जानवरों, चूहे, चुचुंदा जैसे कृतज्ञों, पक्षियों और उनके अंडों, हमारे सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सब चीज़ों को भी ये खाते होंगे। तो शिकार शायद बाद में शुरू हुआ हो, लगभग 50,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले। तो योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार, उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों में मिलता है, और वह दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव, ये 5 लाख साल पहले, और जर्मनी में सोनजिंग 4 लाख साल पहले की मानचित्र में आप देख सकते हैं। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसा कि अनेक खोज स्थलों में पक्षियों के हड्डियों से मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज से स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव के तीर्थ स्थल जैसे नदी के पास जोलिनी, वेस्टर्नाई से चेक गंधार के मानचित्र रूप में देखते, तो मानचित्र यहाँ पर नहीं, सोच समझ कर शिकार के लिए चुना। तो ये 3 बातें यहाँ पर कही जा रही है कि 5 लाख साल पहले मानव के शिकार करने के साक्ष्य हमको मिला है, इंग्लैंड में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बॉक्स ग्रोव में। और फिर कहा जाता है कि 35,000 वर्ष पूर्व जो है योजनाबद्ध तरीके से, मतलब वाइजली, इंटेलिजेंटली ये लोग शिकार करना सीख गए थे, ठीक है। ये बात कही जा रही है। तो मानचित्र यहाँ पर नहीं है। आप प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवाज़। तो फिर अब आवाज़ के विषय में पढ़ेंगे कि आवाज़ में घरों के निर्माण, फिर इस तरीके से जो सिविल सोसाइटी हमारा जिस तरीके से बनना शुरू हुआ, ये कैसे, इसकी जड़ें कहाँ पर है। तो पहले मानव गुफाओं में रहते थे, खुले स्थान पर में रहते थे। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनके जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलाम्बे
और ओलोजसाइली के खनन स्थलों के हजारों संख्या में स्थल के उपकरण और हस्तकार कटे हस्त कुठार मिले हैं और औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। तो इसके बारे में जो है कुछ चीज़ें जो वहाँ पर हमें खुदाई से जो प्राप्त हुए उसके साक्ष्य से जो कुछ शिल्प कलाएँ हैं जो है उन्होंने कुछ चित्रकारियाँ की होगी या फिर किसी जगह पर कुछ विशेष चीज़ें जो प्राप्त हुई है जो घरों में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऐसा जो है 7 लाख से लेकर 5 लाख साल पुराने औजार हमको प्राप्त हुए हैं। इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठा किए? यह संभव है कि जिन स्थानों को खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहाँ लोग बार बार आते रहते हैं। यानी कि जो होती होगी तो वहाँ पर बार बार वहाँ पर आते होंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग कृतियाँ सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। कई सारी चीज़ें कृतियाँ मतलब कुछ भी देखिए, इंसान जब कहीं पर जाता है तो कुछ ना कुछ उसका मन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है चलती है, कुछ ना कुछ हरकतें वो करता है, कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाता है। तो ऐसे ही वो लोग भी जो है किया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है पूरे प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जमा सूचियाँ मिलती है और वे क्षेत्र कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ से कम मात्रा में, तो जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवागमन होता होगा वहीं पर जो है ऐसी चीज़ें जो है ज़्यादा प्राप्त हुई है, और जहाँ पर नहीं होता होगा वहाँ से हमको प्राप्त नहीं हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि ऑर्लो जो साइली का उत्खनन स्थल खननकर्ता लुइस लिकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थलों के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया था। ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार से अन्य औजारों की एक नज़दीक तस्वीर यहाँ भी याद रखना जरूरी है कि क्षेत्र में तो ये बात कही जा रही है जो औजार प्राप्त हुई है उससे संबंधित है। तो ठीक है, लगता है वीडियो अभी बड़ा हो जाएगा, तो अब तक हम पहुँच चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।